तो मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बांग्लादेश के अंदर जैसे बांग्लादेश के ट्रेनी जो एयरफोर्स के सैनिक हैं या जो भी ट्रेनिंग करने वाले एयरफोर्स के अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उन्होंने एक जो चाइनीज मेड जो प्लेन थी या फाइटर जेट, जिसको F-7 फाइटर जेट भी अभी बोला जा रहा है, जबकि उसका पहले नाम J-7 था, उसी नाम को ये लोग F-7 के नाम से बुलाते हैं। तो इसी में थोड़ा सा आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों आज बांग्लादेश इस स्थिति पे पहुंच चुकी है कि वह खुद अपने ही राजधानी के अंदर स्कूल के ऊपर वह प्लेन को क्रैश हो गया और इसके जो उसके अंदर जो पायलट था वह भी वहीं पे डेथ कर गया। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार वहां पे गई है, शेख हसीना के बाद हम सभी लोगों को यह बात मालूम होगी कि USA ने, अमेरिका ने, जब बाइडेन की सरकार थी, जो डेमोक्रेट लोग थे, वह डीप स्टेट के माध्यम से बांग्लादेश के अंदर कू स्टार्ट करवाए थे। कू सबसे पहले जब स्टार्ट कराए तो वहाँ के जितने भी छात्र बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उनको अंदर अंदर बरगलाना स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ के जो भी नियर बाई के जो भी इस्लामिक मुल्ला थे उनको एक्टिवेट किया, जिहादियों को एक्टिवेट किया, और ये सारे लोग जब एक्टिवेट हो गए और पहले से जो खालिदा जिया थी जो कि बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी थी, अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर वहां पर कू करना स्टार्ट कर देते हैं। कू का नतीजा ये होता है कि USA का जो एजेंट होता है मोहम्मद यूनुस, वह न तो कुछ इलेक्शन में अभी तक भाग लिया था, न तो विपक्ष में था, उसको अचानक बांग्लादेश के अंदर लैंडिंग करवाई जाती है और सीधे सीधे उसको वहां का कमान सौंप दिया जाता है। अब अगर वहां का कमान सौंप दिया जाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वहां के अब देश को ठीक तरह से चलाया जाए। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि वहां एक तो अचानक इसको समझिए लैंडिंग आया बांग्लादेश में, क्योंकि यह बांग्लादेश में रहता भी नहीं था। शेख हसीना के टाइम पे मोहम्मद यूनुस के ऊपर केस था, तो इस कारण से वह हमेशा बांग्लादेश से दूरी ही रहता था, दूर बनाए हुए रहता था। अब जब दूर बनाए रहता था तो कहीं न कहीं इस बात के लिए वह तैयार था कि किस प्रकार से उसको अचानक लैंडिंग करनी होगी। अब जब लैंडिंग होगी तो ये अपना मन से न लैंडिंग कर रहा है, न किसी भी प्रकार के कोई काम करेगा जो कि ये बांग्लादेश वासियों के लिए करेगा। अब मोहम्मद यूनुस जितना भी काम करेगा वह करेगा जो इसको वहां पे भेजा है अमेरिका का डीप स्टेट। तो अगर यहाँ पे उसको डीप स्टेट द्वारा भेजा गया है और वह क्या कर रहा है, बार बार उसी के लिए अपना लॉयल्टी दिखाएगा, उसी के लिए अपना काम करेगा, और वही काम वह कर रहा है। वह बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी हाँ, मैं वहाँ से आया हूँ और उन्हीं के लिए काम करूँगा। ये सारी सिचुएशन बनते बनते अब वह कहीं न कहीं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार से अब अमेरिका के अंदर सत्ता में परिवर्तन आ चुकी है। जो डेमोक्रेट पार्टी को हटाकर वहाँ रिपब्लिकन पार्टी आ गई है, बाइडेन की पार्टी हटाकर ट्रंप वाली पार्टी आ गई। अब जब ट्रंप वाली पार्टी वहाँ पर आ गई तो मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि जिसका सपोर्ट से आया, जिसका बैकिंग मोहम्मद यूनुस के पीछे था, अब वह बैकिंग कहीं ना कहीं वापस खींच लिया गया। अब जब वापस ले लिया गया मोहम्मद यूनुस से बैकिंग, तो यह कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा कि हमारे पास जो सत्ता अभी है, हम अभी गद्दी पे बैठे हुए हैं, वह हट जाए। तो उसको कायम रखना है। कायम रखने के लिए कोई ना कोई पावरफुल देश का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब पावरफुल देश का सपोर्ट चाहिए, लेकिन किस स्थिति में चाहिए? वह चाहिए ताकि उससे, जिसको भारत से लगाव नहीं हो, दुश्मनी के तौर पे चलती हो। तो USA के बाद, अभी अमेरिका के बाद किसके बाद जो है वह कहीं न कहीं जो चीन, जब चीन वहाँ पे अपना सारा का सारा, जो हम सभी लोग जानते हैं कि चीन और जो नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वह एरिया हमेशा बांग्लादेश में, हम कुछ दिन पहले भी सुने होंगे कि 7 सिस्टर
को वह बोलते हैं कि हम काट देंगे उसको, अपने में सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पे हम क्या कर लेंगे, कब्जा जमा लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो अब बनने लगा, उससे मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने की संभावनाएं हो गई। संभावनाएं क्या, वह बढ़ने भी लगी। अब जब वह इतना परिस्थिति को होते हुए देखा और भारत भी लगातार उसको मॉनिटरिंग करते रहा। अब जब मॉनिटरिंग कर रहा था उस सारी के सारी सिचुएशन को, तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो हैंडल करने के लिए भारत करारा हमेशा से जवाब देता आ रहा है चीन को भी, क्योंकि हम सारे लोग जो डोकलाम के अंदर स्थिति बना, उस डोकलाम के अंदर की स्थिति से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर सारी के सारी सिचुएशन के साथ देखा गया। अब अगर उसके आगे हम थोड़ी बहुत और बातें करते हैं तो ये होगा कि किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं चाहेगा कि वहाँ पे अब जो हालत है, चीन के साथ भी मिलके उसको रहने में समस्या है। पहले वहाँ के हम अक्सर सुनते थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था तो वहाँ के जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, अक्सर अपने भाषण में एक प्रकार से भारत को डराया करते थे कि हम भारत पर, अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम भारत के ऊपर हमला कर देंगे। और उधर पाकिस्तान को दो देश और सपोर्ट कर रहे थे। तो सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे, वह सपोर्ट कर रहा था तुर्की और चाइना। अब जब देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना ज़्यादा जब पाकिस्तान को हालत ख़राब हो सकती है, तो उस समय बांग्लादेश का क्या स्थिति बनेगा। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं अब बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली स्थिति पे बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं J7 की। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब या तो इंटरनली तौर पे जो बांग्लादेश है वह कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, या हम अपने बात में बोले तो वह कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट करने के लिए अचानक जिस पर्पज पे वह ट्रेनिंग अपने एयरफोर्स को वह मजबूत करते जा रहा है, और अचानक, जबकि बांग्लादेश को खतरा किसी से है नहीं, भारत किसी पर भी बिना मतलब कोई हमला करता नहीं है जब तक कि भारत के ऊपर स्वयं हमला का खतरा नहीं हो जाए या पहले इस पे कोई हमला नहीं कर दे। लेकिन वह बहुत ही एक्सरेबली वहाँ पे अचानक से अपना एयरफोर्स और जितने भी आर्मी है वो वहाँ पर ड्रोन लाना, बाहर से ड्रोन खरीदना, यहाँ तक कि चाइना अभी जो J7 क्रैश किया, यह चाइना का ही फाइटर जेट है। और चाइना का फाइटर जेट होने के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हम सभी लोगों ने जाना कि चाइना के जो अभी तक हैं F-10, ये जितने भी फाइटर जेट हैं दुगने दाम पे बांग्लादेश खरीद रहा है। खुद सोचिए, जो फाइटर जेट खुद अभी डिस्ट्रॉय हुआ है वह 1976 में बनाया गया था, और कुछ सालों के बाद चाइना खुद इसको यूज में लाना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी इतने खस्ता हालत के फाइटर जेट को बांग्लादेश उसको यूज कर रहा है। तो वही फाइटर, लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो ढाका के अंदर यह क्रैश किया, तो हम सभी लोग जानते हैं कि राजधानी में ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं। वहाँ पर एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल पहले से ही लगे हुए हैं, एंटी फाइटर जेट। लेकिन क्रैश किया भी तो वह बीच ढाका में किया, और जाकर क्रैश कहाँ पे कर रहा है, स्कूल में। हम सभी लोग जानते हैं अगर क्रैश हो भी जाएगा, अब पायलट को लगता है कि हमारी सिचुएशन से स्थिति बाहर चली गई है, तो उसको वह सोचता है कि क्रैश इस जगह पर करवा दिया जाए जहाँ पे जैसे फील्ड हो, जहाँ नुकसान कम से कम हो सके। यहाँ तो अपने ही ऊपर, खुद को ऊपर बम मार दिया गया। अब जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 20 बच्चे की कंफर्म डेथ हो चुकी है, और अभी 100 तक बच्चे घायल, मतलब मृत्यु की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली हो सकती है। अब हम तो ये बात भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस जो फाइटर जेट है, ये जो J7 बोलिए, F-7 बोलिए, ये जिसके पास था वह क्रैश हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। हम जानते हैं कि 2022 में यही जो फाइटर जेट था वह पाकिस्तान के अंदर भी क्रैश किया था, और जब पाकिस्तान के अंदर क्रैश किया तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद यही फाइटर जेट म्यांमार में भी अपने आप जाकर क्रैश किया।
तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब म्यांमार वाली स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर अभी म्यांमार गृह युद्ध से गुजर रहा है। वहाँ के आर्मी के खिलाफ भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप खड़े हो चुके हैं। तो ये बात अभी कहना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम बात करना चाहें कि इस प्रकार के इतना अलग प्रकार से जवाबदेही होना बांग्लादेश को, और जिसका कि इकोनॉमिकली तरीका से बिल्कुल कोलैप्स कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी वह दुगने दाम पे चाइना से फाइटर जेट खरीद रहा हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? और बांग्लादेश हो सकता है एक लंबे वार की तैयारी कर रहा हो। तो हो सकता है इस सब को लेकर भारत को और ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक